हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सर, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का डिस्कशन। ओके, आई होप इसके पहले के जो हमारे लेक्चर्स है आप उन लेक्चर्स को देख चुके हैं, उनसे कनेक्ट आपने कर लिया है। हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स करवाए, इसके पहले 1.1 एक्सरसाइज करवाई है, और लेक्चर नंबर 1 है हमारा जो वन शॉट थ्योरेटिकल लेक्चर है रियल नंबर का। ओके, तो आप उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देखिए। और आज का हमारा डिस्कशन है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। तो चलिए स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ओके, रूट 5 को इर्रेशनल बताना है। ओके, तो याद है हमने इसके पहले वाले लेक्चर में, सॉल्व एग्जाम्पल वाले लेक्चर में क्या सीखा था। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, रूट 5 को बोल देंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। रूट 5 एक है रैशनल नंबर, ये हम बोल देते हैं। ओके, तो सबसे पहले वो पहली स्टेप हम लिख देते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। लेट अस assume that root 5 is rational number। ये assume कर लिया हमने। और अगर बेटा रूट 5 रैशनल है तो रैशनल नंबर को तो लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। लिख सकते हैं ना, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो वहीं यहाँ पे लिखे रूट 5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q where p and q are integers and q is not equals to 0। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ कि पी एंड क्यू के बारे में आपको एक और बात लिखनी है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन का, को प्राइम। पी एंड क्यू कैसे रहेंगे? को प्राइम। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। तो पी एंड क्यू क्या है? को प्राइम है। अगर हम रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म देखें बच्चों, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू क्या है? को प्राइम है। इसका मतलब पी एंड क्यू का एक ही कॉमन फैक्टर है, एक ही। कौन है वो? 1, क्योंकि उनका HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है, तो एक ही कॉमन फैक्टर रहेगा 1। तो अभी के लिए हमने क्या बोल दिया? फॉर नाउ हमने ये बोल दिया कि पी एन क्यू का एक ही कॉमन फैक्टर है 1। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना ध्यान से भाई, रटा हुआ ज्ञान पे मत जाना, कंसेप्ट समझो। हमने अभी बोला पी एन क्यू का एक ही कॉमन फैक्टर है 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे? पी एन क्यू का एक और कॉमन फैक्टर बताने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमको पता है कि पी एन क्यू का एक ही कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए हमने बोल दिया कि पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर्स। अब हम क्या करेंगे? पी एन क्यू का एक और कॉमन फैक्टर बताने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा? अगर पी एन क्यू का एक और कॉमन फैक्टर हमने बता दिया सॉल्व करते हुए, तो पी एन क्यू को प्राइम नहीं बचेंगे, वो को प्राइम नंबर्स नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये जो हमने अज्यूम करा है, अजम्पशन है हमारा, वो गलत हो जाएगा। हमने जो रैशनल अज्यूम करा है रूट 5 को, वो गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पी एन क्यू का एक कॉमन फैक्टर और बता देते, फिर हम बोल देंगे कि पी एन क्यू तो साहब अब को प्राइम नहीं बचे। अगर वो को प्राइम नहीं बचे तो हमारा जो अजम्पशन है कि वो रैशनल है रूट 5, वो गलत है। तो रूट 5 रैशनल नहीं रहेगा, वो अजम्पशन गलत है, तो रूट 5 तो इर्रेशनल हो जाएगा। ये क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट है। तो रूट 5 इर्रेशनल हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स हमारी क्या रहेगी? पी एन क्यू का एक और कॉमन फैक्टर बताना, ये हमारी आगे की स्टेप्स रहेगी। करें बच्चों, आगे बढ़े। देखो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, अगली स्टेप है हमारी जो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एंड लेट्स सी क्या मिलता है आफ्टर स्क्वायरिंग। तो रूट 5 का स्क्वायर बच्चों 5 हो जाएगा, और यहाँ पे है p का स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन में q का स्क्वायर। सही है, स्क्वायरिंग के बाद ये मिलेगा। इसमें बच्चों हम q स्क्वायर को ट्रांसपोज करें तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके,
अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझना एक कंसेप्ट, और बहुत ध्यान से आप समझना। देखो पी स्क्वायर की वैल्यू कब मिल रही है? जब 5 इंटू सम इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं हम, पी स्क्वायर की वैल्यू तब मिल रही है जब 5 का मल्टीप्लाई कोई इंटीजर के स्क्वायर में होगा। तो क्या 5 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर कहा जा सकता है? 5 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। और अगर 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। भाई एक फैक्टर है, जिस नंबर का वो फैक्टर है तो फैक्टर दो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही ना। तो अगर 5 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये कहा जा सकता है। और बच्चों अगर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर है तो एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी, मेरी थ्योरी वाला लेक्चर नंबर 1 अगर आप देखें तो एक आपको थ्योरम दिखेगी कि अगर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर है तो 5 डिवाइड्स पी भी लिख सकते हैं हम। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर है तो 5 डिवाइड्स पी भी लिखा जा सकता है बच्चों। आप ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ से हमको एक बात ये समझ में आई कि 5 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो 5 इज फैक्टर ऑफ पी आल्सो। तो 5 पी का भी फैक्टर हो जाएगा, 5 इज फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। ओके, तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हुआ कि 5 को हमने फैक्टर बता दिया पी का। अब देखो अगर मैंने 5 को q का भी फैक्टर बता दिया, समझना बच्चों, अगर हमने 5 को q का भी फैक्टर बता दिया तो 5 p का भी फैक्टर है, 5 q का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? p और q का तो कॉमन फैक्टर ही 5 हो जाएगा। अरे p एंड q का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 5 हो जाएगा। तो मतलब अब वो p एंड q कोप्राइम नहीं बचेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? 5 को हमको फैक्टर बताना है q का। 5 को किसका फैक्टर बताना है? q का। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो 5 डिवाइड्स p लिखा है मैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि p इक्वल्स टू 5c। ओके, इसको समझना। 5 डिवाइड्स p लिखा है, 5 इज फैक्टर ऑफ p। तो मेरे को p कब मिलेगा? जब 5 का मल्टीप्लाई कोई इंटीजर में करूँगा तो p मिलना चाहिए, क्योंकि 5 इज फैक्टर ऑफ p बोला है ना। तो मुझे p कब मिलेगा? जब 5 का मल्टीप्लाई कोई इंटीजर में करूँगा तो p मिल जाएगा मुझे। तो मैंने इसलिए p इक्वल्स टू 5c लिखा, और c के बारे में लिख दो c इज एन इंटीजर। तो c की तारीफ में लिख दिया c इज एन इंटीजर। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेट्स सी स्क्वायर करके हमको क्या मिलता है। यहाँ पर हमको मिलेगा p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर, ये मिल गया। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सर 5 को तो बता दिया फैक्टर ऑफ p है, अब 5 को आप फैक्टर ऑफ q बता सकते हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव वो है कि 5 को हमने फैक्टर ऑफ q बताना है। और यहाँ पे q तो दिख नहीं रहा है कहीं, भाई q तो है नहीं, और 5 को फैक्टर ऑफ q बताना है। तो अब क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5q स्क्वायर है। तो इस p स्क्वायर की प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा? 5q स्क्वायर। हमने क्या करा? p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 5q स्क्वायर यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। तो ये भी लिखेंगे, मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। भाई मार्क्स नहीं कटना चाहिए, सब लिखना है हमें कि p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर कैसे आ गया? बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 आया ना। क्लियर है? अब क्या करेंगे? यहाँ पे 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। फाइनली ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। q स्क्वायर की वैल्यू कब मिली? जब 5 का मल्टीप्लाई कोई इंटीजर के स्क्वायर में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, और 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो अगर 5 q स्क्वायर का फैक्टर है तो यहाँ बोला जा सकता है 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर है तो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। ओके, या q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ऐसा भी कहीं कहीं लिखवाया जाता है। 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स q भी वैलिड रहेगा। ये यहाँ भी समझा है हमने। ओके, लेक्चर नंबर 1 थ्योरी वाले, वहाँ पे भी थ्योरम में समझा है। इफ़ a डिवाइड्स q स्क्वायर देन a डिवाइड्स q ऑल्सो। तो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स q। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q हो गया है। यहाँ क्या था? 5 इज अ फैक्टर ऑफ p,
यहाँ क्या आया 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, इसका मतलब 5 तो दोनों का फैक्टर हो गया, पी का भी क्यू का, तो HCF ऑफ पी एन क्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, पी एन क्यू का HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ तो गलत बात कर दी, ये तो हमने कोप्राइम बोला था पी एन क्यू और कोप्राइम नंबर में तो HCF 1 होता है, लेकिन अभी तो हमने पी एन क्यू का HCF 5 बता दिया, तो इसका मतलब ये पी एन क्यू कोप्राइम नंबर नहीं बचेंगे, क्योंकि पी एन क्यू का HCF पहले 1 था और अब 5 हो गया है, तो पी एन क्यू कोप्राइम नहीं रहेंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ लिखते हैं एस 5 is a common factor of P and Q, therefore P and Q are not a coprime नंबर। तो पी एन क्यू तो कोप्राइम नहीं बचे, बट हमने तो अज्यूम करा कि वो तो कोप्राइम है, मतलब हमने गलत अज्यूम करा था, भाई हमारा अजम्पशन गलत था, क्योंकि हमने तो बोला था वो कोप्राइम है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट कॉन्ट्रडिक्ट्स, भाई हमारा जो स्टेटमेंट था ये उसके खिलाफ स्टेटमेंट हो गया, देयरफॉर इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द fact that P and Q are coprime, hence our assumption is wrong, मतलब हमने जो अज्यूम करा है वो तो गलत अज्यूम करा था। हमने क्या अज्यूम करा था कि √5 को रैशनल नंबर बताया था, तो ये अजम्पशन ही गलत हो गया। हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √5 रैशनल नहीं बचा, तो √5 क्या हो जाएगा, देयरफॉर √5 विल बी इरैशनल, इसलिए √5 हो जाएगा इरैशनल, देयरफॉर √5 विल बी इरैशनल नंबर। भाई अगर √5 रैशनल नहीं है तो √5 हो जाएगा इरैशनल। तो बच्चों ये तरीका है, ये क्वेश्चन को आप पकड़ो, ये क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप पकड़ो कि कैसे हमने सॉल्व करा। पहले तो बोल दिया कि भाई √5 रैशनल है, ओके, तो रैशनल है तो पी एन क्यू किस फॉर्म में रहेंगे, कोप्राइम रहेंगे, पी एन क्यू कोप्राइम। फिर हमने क्या करा, पी एन क्यू का एक कॉमन फैक्टर और बता दिया, हमने कहा कि पी एन क्यू का तो कॉमन फैक्टर 5 भी है, तो इसका मतलब है पी एन क्यू का तो HCF 5 हो गया, तो अब वो पी एन क्यू क्या है, पी एन क्यू कोप्राइम नहीं बचे, कोप्राइम नहीं बचे मतलब यहाँ जो भी हमने अज्यूम करा था सब गलत था, तो √5 रैशनल नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा तो √5 इरैशनल हो जाएगा। समझ में आया भाई, कंसेप्ट पकड़ा बच्चों आपने, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है पूरे 3 मार्क के लिए। एक एक डेटा देखिए कैसे हमने लिखा, या वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करी, तो इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग 1, ये सब लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट 3 on 3 मार्क्स, ये लिखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। ओके, ये रैशनल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको इसको बताना है 3 + 2 √5, ओके, रैशनल नहीं, हमको एक्चुअली इसको बताना है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल। ओके, ये नहीं बताना है इरैशनल, टाइपो। ओके, तो बच्चों हमको ये बताना है कि 3 + 2 √5 इरैशनल है। अब कैसे बताएंगे बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम वही अज्यूम करेंगे कि एक रैशनल नंबर है, अज्यूम कर ले, जो स्टेप हमने करी है पहले, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। ये हमने अज्यूम कर लिया कि 3 + 2 √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि 3 + 2 √5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P/Q सर, और P और Q की तारीफ में लिखेंगे where P and Q are
co-prime integers and q is not equals to 0। ठीक है बच्चों, तो इतना हमने लिखा। ये हमने पहले भी समझा था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि ये सारा जो डेटा है ये हमको लिखना पड़ेगा। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि दैट वी हैव टू अज्यूम इट एज रैशनल, दैट वी हैव टू राइट अबाउट द रैशनल नंबर दैट p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये लिखा हमने, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ते हूँ। देखो क्या है बच्चों कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक इर्रेशनल पार्ट है इस क्वेश्चन में। कौन सा इर्रेशनल पार्ट है? √5 जो है वो इर्रेशनल है, हमको पता है √5 इर्रेशनल है। देखो बोर्ड एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ और इस क्वेश्चन में आगे क्या डिटेल रहता है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, तो आगे एक लाइन और लिखी रहेगी, वेयर √5 इज इर्रेशनल। आप पिछले 3 साल के पेपर उठा के देख सकते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे ये लाइन भी लिखी रही है कि जो भी यहाँ पे इर्रेशनल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन रहता है, वेयर √5 इज इर्रेशनल। ये बात समझ में आई? तो बच्चों देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि √5 इर्रेशनल पार्ट है, इस इक्वेशन का √5 इर्रेशनल पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इर्रेशनल पार्ट को इक्वल्स टू के एक तरफ और रैशनल पार्ट को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, मतलब LHS और RHS को अलग अलग कर देना है और एक तरफ इर्रेशनल पार्ट रखना है, एक तरफ रैशनल पार्ट। ओके बच्चों, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट है। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि √5 इर्रेशनल, इसको LHS में रहने थे, बाकी सब को RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो हम पहले 3 को शिफ्ट करते हैं, तो बच्चों हो जाएगा 2√5 इक्वल्स टू p/q - 3। ठीक है बेटा, 3 को शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव 3 था, शिफ्ट होकर -3 आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे q और कुछ नहीं है 1, इनका LCM ले लिया q से q को डिवाइड करा 1 और इंटू p करा तो यहाँ p आ जाएगा। ओके, q से 1 को करा ये q टाइम्स आएगा, q टाइम्स इंटू 3 तो 3 इंटू q। ये बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, सर आपने तो कहा था इर्रेशनल जो नंबर है उसको एक तरफ रहने दो, बाकी सबको भगाओ दूसरी तरफ। तो यहाँ पे जो 2 है इसको भी तो ट्रांसपोज कर देते हैं RHS में, ये 2 को भी तो RHS में शिफ्ट कर देना बच्चों। करें तो √5 को यहाँ LHS में रहने देते बच्चों, और बच्चे यहाँ पर ये 2 को मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में ले गए तो उसका मल्टीप्लाई q के साथ हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई कि √5 एक इर्रेशनल पार्ट था, उसको LHS में रहने दे, बाकी सबको RHS में हम लेके आ गए। अब बच्चों यहाँ पे आप खुद देखो, ये इर्रेशनल है और ये सब देखो p 3q 2q, ये तो इंटीजर है। तो ये तो जब इंटीजर में से इंटीजर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, तो रैशनल नंबर मिल रहा है, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल नंबर ही मिलेगा हमें। समझना, इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटीजर मिलेगा। ओके, इंटीजर इज रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो रैशनल मिलेगा, दैट मीन्स इक्वल टू के RHS पार्ट में तो रैशनल है और इक्वल टू के LHS पार्ट में इर्रेशनल है। भाई ये क्या हो गया, इर्रेशनल के इक्वल में रैशनल कैसे आ गया? गड़बड़ हो गई मतलब कहीं हमसे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसको मेंशन करना है, इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, हम लिखेंगे एस p, q, 3, 2। भाई 4 इंटीजर दिख रहे हैं, p, q, 3, 2 आर इंटीजर्स, ये हमको दिख रहा है कि ये क्या है, इंटीजर्स। देयरफॉर p - 3q अपॉन 2q विल बी रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, क्यों होगा, फिर से आ जाओ, क्लास 6, 7, 8, 9 में क्या पढ़े हैं, यहाँ आ जाओ। एक इंटीजर में से इंटीजर को माइनस कर रहे हैं तो इंटीजर मिलेगा। ओके, इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। तो हमने ये देखा कि p - 3q अपॉन 2q, ये जो है बच्चों, ये पूरा RHS पार्ट रैशनल हो गया और ये क्या है, इर्रैशनल।
√5 इर्रेशनल है ना, पता भी है और दिया भी है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, चेक कर लेना, बोर्ड एग्जाम के पिछले 3 साल के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहता है। तो इर्रेशनल LHS में ये कभी भी बराबर नहीं होगा रैशनल के, रैशनल RHS में। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं इर्रेशनल पार्ट कैन नॉट बी इक्वल्स टू रैशनल। भाई इर्रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई, ये तो गलत बात है सर, नहीं हो सकता है। इसका मतलब है ये हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है जो हमने अज्यूम करा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर आवर assumption is wrong and 3 plus 2√5 is irrational number। ये कैसा हो जाएगा बेटा, irrational number। क्या बात समझ में आया, क्या कंसेप्ट समझ में आया, क्या टेक्निक, क्या मेथड समझ में आया? कुछ भी रटना नहीं है, कंसेप्चुअली हम चल रहे हैं। पहले रैशनल के बराबर करा, इर्रेशनल पार्ट और रैशनल पार्ट जो है वो अलग अलग कर दिया, फिर हमने अलग अलग करके बोला कि भाई इर्रेशनल पार्ट और रैशनल पार्ट तो इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब हमारा ये जो अजम्पशन है ये गलत है, अजम्पशन गलत है बच्चों। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क में आता है, एक एक स्टेप देख लीजिए, एक एक स्टेप आपको अच्छे से लिखना है 3 मार्क के लिए, ठीक है? आगे बढ़े। ऑल राइट, क्लियर क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। अब बेटा ये सारे जो क्वेश्चन है आप देखो तीनों पार्ट, ये तीनों पार्ट भी वही एज इट इज़ करना है। आइडिया क्या है हमारा, आइडिया वही है कि जो इसमें से इर्रेशनल पार्ट है, जैसे इसमें हमको पता है 1/√2 में √2 इर्रेशनल है, 7√5 में √5 इर्रेशनल है, 6 + √2 में √2 इर्रेशनल है। तो √2 इर्रेशनल है तो इर्रेशनल पार्ट अलग कर दो, रैशनल पार्ट अलग कर दो। फिर हम बताएंगे कि रैशनल और इर्रेशनल तो बराबर नहीं हो सकते। भाई रैशनल इर्रेशनल तो बराबर नहीं हो सकते, यही कंसेप्ट है ना इस क्वेश्चन में। तो चलिए फटाफट देखें पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो पार्ट नंबर अगर 1 हम देखें तो वही सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं दैट लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 is rational number तो हमको पता है कि एक रैशनल नंबर को हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are co-prime integers and Q is not equals to 0। ओके बच्चों, ये स्टेप तो रटा गई है भाई, ये स्टेप तो सबको आ गई है, रटा गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं सर, इसके बाद आपने ये बताया था कि जो इर्रेशनल नंबर है, जैसे इस क्वेश्चन में √2 उसको एक तरफ कर दो, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो एक काम करते हैं, √2 को RHS में और QP को LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ Q ऊपर आ गया, P नीचे आ गया, √2 ऊपर चले गया। लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ट्रांसपोज करा है बस हमने। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि Q/P तो रैशनल होगा भाई, जब P/Q रैशनल है, Q/P भी रैशनल, तो लिख देंगे एस Q एंड P आर इंटीजर्स, देयरफॉर Q/P विल बी रैशनल। भाई सभी को पता है ना कि एक इंटीजर अपॉन इंटीजर कर रहे हैं अपन, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो Q/P रैशनल है। ओके, और एंड वी नो दैट √2 क्या है, √2 इज इर्रेशनल, और ये हमको पता है कि √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है। ये हमको पता है बच्चों कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। हाँ साहब, अब क्या करें, अब हम यहाँ पे बोल देंगे कि इक्वेशन में इक्वल टू के LHS में तो रैशनल बिठा के रखा है आपने, और RHS में आपने इर्रेशनल नंबर बिठा के रखा है। तो रैशनल के बराबर इर्रेशनल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है।
रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरैशनल, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा अजम्पशन गलत हो गया। भैया हमारा जो अजम्पशन है कि हमने 1/√2 का रैशनल नंबर लिया है वो गलत हो गया, तो लिख देंगे देयरफॉर आवर assumption is wrong and 1/√2 is, भाई रैशनल नहीं बचा तो 1/√2 क्या बचेगा, इरैशनल नंबर। 1/√2 इज इरैशनल नंबर। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। भाई वही क्वेश्चन है, एज इट इज हम करते जा रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का फॉर्म बदलते जा रहा है, उसको इरैशनल प्रूव करना है अपने को। ठीक है, पहला पार्ट डन, 1/√2 का पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट है 7√5, एज इट इज सेम सॉल्यूशन चलेगा, एज इट इज सेम सॉल्यूशन। √5 को अलग कर देंगे 7√5 में से, करें 7√5, आगे बढ़े फटाफट। सेकेंड पार्ट 7√5, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट 7√5 को बताना है हमको। ओके तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। भाई ये एक हो गया है रैशनल नंबर, जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q की तारीफ में R co-prime integers and Q is not equals to 0। सही है बच्चों, ऐसा लिख दिया हमने। आगे क्या बताया था हमने कि जो इरैशनल नंबर है, जैसे √5 इरैशनल है, उसको हम अलग कर देंगे, रैशनल पार्ट को अलग कर देंगे। इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में अलग अलग दिखने चाहिए, एक रैशनल पार्ट एक इरैशनल पार्ट। तो √5 इरैशनल है, उसको LHS में रहने देते। 7 को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, नीचे आ रहा है हमारा 7 × Q हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे एस P, 7, Q R, क्या है ये सब इंटीजर्स है। Therefore P/7Q, भाई इंटीजर अपॉन इंटीजर कर रहे हैं ना, रैशनल अपॉन रैशनल, तो रैशनल डिवाइड बाय रैशनल, रैशनल मिलेगा। Therefore P/7Q विल बी रैशनल नंबर, ये हो जाएगा रैशनल नंबर। एंड वी नो दैट, क्या पता है हमें, क्या पता है, that √5 is irrational। भाई ये पता है ना √5 तो इरैशनल है, तो यहाँ पर बच्चों √5 एक इरैशनल है और उसके बराबर हमने कर दिया है रैशनल को। बहुत नाइंसाफ़ी है, ये बराबर नहीं होंगे तो नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इरैशनल कैन नॉट बी इक्वल्स टू रैशनल, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर, ये तो गड़बड़ हो गया, अपना अजम्पशन गलत हो गया। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 7√5 इज रैशनल नंबर। नहीं, 7√5 इज, सॉरी अजम्पशन गलत हो गया, तो 7√5 इज इरैशनल नंबर। तो बच्चों 7√5 जो हमने रैशनल अज्यूम करा था, हमारा अजम्पशन गलत हो गया, और 7√5 का जो अजम्पशन गलत हुआ है, जिसमें इरैशनल के बराबर रैशनल आ गया था, तो ये तो गड़बड़ हो गया है। तो हमने क्या बोल दिया कि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत हो गया, और 7√5 कौन सा नंबर हो गया, इरैशनल नंबर, एक इरैशनल नंबर हो गया। ओके तो ये था सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके थर्ड पार्ट है 6 + √2। थर्ड पार्ट है 6 + √2, 6 + √2, 6 + √2 को बताना है हमको, क्या बताना है, इरैशनल बताना है। ओके तो चलिए 6 + √2 को इरैशनल बताना है,
तो हमको प्रोसेस तो पता है, पहले रैशनल अज्यूम कर लेते हैं सर। रैशनल अज्यूम करने के बाद इर्रेशनल पार्ट को अलग कर दो, रैशनल पार्ट को अलग कर दो, फिर बोल दो कि इर्रेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, और हमारा अजम्पशन गलत हो गया। यही कंसेप्ट है ना। चलिए करें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, सबसे पहली स्टेप, लेट अस assume that 6 plus root 2 is rational number. Therefore 6 plus root 2 can be written in the form of p by q, और इनकी तारीख में लिख देंगे where P and Q are co-prime integer and Q is not equals to 0। भाई यहाँ तक का तो सेट है पूरा मामला। भाई यहाँ तक तो हमको बिल्कुल याद है सर, बाय हार्ट हम बता सकते, कभी भी पूछ लो कि ये तो करना ही है। जब भी ये क्वेश्चन आता है कि अज्यूम कर लो कि रैशनल है, और रैशनल के बाद पी एन क्यू के बारे में बता दो कि पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, अब हमको पता है कि इर्रेशनल नंबर कौन है, रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वल्स टू के एक तरफ रहने देंगे, बाकी सबको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 6 दिख रहा है, रूट टू को इक्वेशन के LHS में ही रहने देते हैं, 6 को शिफ्ट कर देते हैं। तो रूट टू इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, P अपॉन Q माइनस 6। सही है। अब आप खुद मेरे को बताइए कि ये जो पार्ट है हमारा, क्या ये रैशनल पार्ट दिख रहा है हमें, ये इर्रेशनल पार्ट दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 ले सकते। Q और 1 का LCM Q हो जाएगा, Q से Q डिवाइड करा 1 इंटू P आएगा, 1 Q टाइम्स रहेगा Q इंटू 6 Q आएगा। ये कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों। ओके, P माइनस 6Q अपॉन Q। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P6 और Q, अरे P6 और Q क्या है, ये तो इंटीजर है, इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे, इंटीजर मिल रहा है हमें। ओके, और रैशनल, इंटीजर आर रैशनल नंबर, रैशनल में से रैशनल को डिवाइड करेंगे तो रैशनल मिलेगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एस P, Q, 6 आर इंटीजर्स, therefore P माइनस 6Q अपॉन Q क्या रहेगा, will be रैशनल नंबर, ये रहेगा रैशनल नंबर। बट वी नो दैट रूट टू इज इर्रेशनल। ओके, एंड रूट टू इज इर्रेशनल, ये तो हमको पता है कि रूट टू कैसा एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, इसका मतलब ये तो रैशनल पार्ट है, ये इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल पार्ट एंड रैशनल पार्ट क्या ये इक्वल हो सकते हैं क्या बेटा, क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? तो इर्रेशनल पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल पार्ट, ये गड़बड़ है, ये तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो बस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो भी हमने करा उससे एक तरफ इर्रेशनल पार्ट आ गया, एक तरफ रैशनल पार्ट हो गया, बट ये तो बराबर नहीं होते। तो जो भी हमने करा वो गलत करा, मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो अजम्पशन गलत है हमारा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस और assumption is wrong। हमारा assumption तो गलत हो गया भाई, यहाँ पे हमने इसको रैशनल बोला था तो हमने गलत बात बोल दी, ये रैशनल नहीं है, तो अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल हो जाएगा। हेंस आवर assumption is wrong। 6 plus root 2 will be irrational number। भाई कैसा नंबर रहेगा ये, इर्रेशनल नंबर। ओके बच्चों, दैट्स इट। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल और कंसेप्चुअली आप सबको समझने की कोशिश करिए। ओके, तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। ओके,
तो आपका ये प्रूविंग नंबर इर्रेशनल वाला पार्ट जो है, एक्सरसाइज जो है हमारी 1.2 खत्म होती है। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली पैटर्न में, कंसेप्चुअली मैनर में डिस्कस करा है, तो इसको कहीं पे भी रटना नहीं है। आप हमसे जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, जो हम एक एक वर्ड कह रहे हैं यहाँ पे आपको समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ओके, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बच्चे इसको रट लेते हैं। तो प्रूविंग नंबर इर्रेशनल वाला पार्ट हमारा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। ओके, तो फाइनली हमारे इस लेक्चर में सारा कंटेंट हमने कवर कर लिया, लेकिन एक लेक्चर और मैं लेके आऊँगा जो कि एक स्पेशल लेक्चर रहेगा। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो हमको लग रहा है कि इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको डिस्कस करवाने हैं मुझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, तो एक लेक्चर और लेके आऊँगा मैं रियल नंबर के। ओके, जिसमें हम वो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं किसी वक्त। ओके, और उनका कहीं ना कहीं कंसेप्ट समझना हमको ज़रूरी है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और देखिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए बच्चों। ओके, और जो हमारे नीट के एस्पिरेंट्स है 11-12 के, उनके लिए डेफिनेट सक्सेस क्लासेस लेके आए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम, ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। एक लिमिटेड साइज बैच है, नीट की टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, नीट के पैटर्न पे यहाँ पर टेस्टिंग इवैल्यूएशन रहेगी, लाइव क्लासेस रहेगी, डेली लाइव क्लासेस रहेगी, 1-to-1 फैकल्टी से आप चैट कर सकते हैं फॉर योर डाउट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, और आपको प्रीमियम कंटेंट, स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल्स भी पहुंचाए जाएंगे। तो बहुत बढ़िया फीचर के साथ ये बैच चालू हो रहा है हमारा, और इसके बारे में और जानकारी जो है आपको चाहिए तो आपके जो भी दोस्त है, भाई है, रिलेटिव है, ओके, पहचान के जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये आप नंबर बता सकते हैं और लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो देख सकते हैं अबाउट द प्रोग्राम ऑनलाइन फोकस प्लस फॉर नीट 11th and 12th एस्पिरेंट्स। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और बने रहिए हमारे चैनल पर डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।